हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और यार देखो, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? 7 पे। अभी देखो यार, थोड़ा सा ना जो लेक्चर अपलोड हो रहा है वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अब क्या एक ही चैनल पे सारे अपलोड करने हैं, तो इसी वजह से लेक्चर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर थोड़ा स्लो हो जा रहा है। ठीक है, बट देखो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा सिलेबस अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ईयर में इस मतलब कि 11th का सारा सिलेबस क्या होगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, कि जीवन का सिद्धांत है कि जीवन में तकलीफ ना हो, है कि नहीं? कहाँ तकलीफ ना हो मेरे बच्चे? जीवन में तकलीफ ना हो। तो जीवन में हम तकलीफ होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम हैं तुम्हारे साथ। तो चलो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7, जो कि हमारा किस पे? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे है बच्चा। किस पे है? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। देखो, स्टोकियोमेट्रिक बहुत मेन चीज है आसान भी, लेकिन इसका यूज भी हर जगह है। कहने को लगता है कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन है इसका बहुत ज्यादा यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा उपयोगी है ये जीवन लाइफ में। तो देखते हैं इसका उपयोग, पहले समझते हैं। स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री में या इसका मतलब कि जो रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट, जो बैलेंस्ड रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है, उसके ऊपर जो रिएक्शन डिपेंड करने लगता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात, अच्छा, इसके लिए जो रिएक्शन होता है शुड बी इन बैलेंस कंडीशन। रिएक्शन हमेशा किस में होना चाहिए बच्चा? बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। स्टोकियोमेट्रिक के लिए रूल मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं बैलेंस हुआ तो तुम्हारा जीवन भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होगा तो पढ़ाई अच्छे से करोगे, पढ़ाई अच्छे से होगा तो नौकरी अच्छा पाओगे, नौकरी अच्छा पाओगे तो जीवन अच्छा चलेगा, जीवन अच्छा चलेगा तो जिंदगी बैलेंस रहेगा, है ना? तो सब कुछ आपस में देखो जुड़ा हुआ है, एक सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज को कभी गड़बड़ाना नहीं है, हमें लगातार अपने आप को सुधारते चलना है। चलो आ जाओ। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, बट एक ही रिएक्शन की बात करते हैं। मान लो हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव दैट NH3। ये रिएक्शन है। अभी बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब देखो इस रिएक्शन को मैं क्या क्या लिख सकता हूं वो समझो बस। देखो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक 2 है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 होगा, होगा ना? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो कितना मोल एमोनिया दिया? 2 मोल एमोनिया दिया। एक देखो हम लोग मोल के टर्म में लिख सकते हैं, दूसरा किसके टर्म में लिख सकते हैं? दूसरा मॉलिक्यूल के टर्म में, कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमें दिया 2 मॉलिक्यूल किसका? एमोनिया का। देखो इन सब का उपयोग आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करते समय उपयोग आएगा, जीवन में भी है, बट अभी क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको? मोलर मास के टर्म में, या चलो अभी वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या दिया? 2 ml एमोनिया दिया। अच्छा हाँ, इसी को एट एसटीपी पे भी लिख सकते हैं, कई बार पूछ देता है, तो लिख देते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी पे क्या लिखेंगे? 22.44 इंटू जितना मोल है 1, इतना लीटर नाइट्रोजन, फिर 22.44 जितना मोल है इंटू 3, 22.44 इंटू 2 मोल। जितना मोल रहता है उसमें वॉल्यूम एट एसटीपी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। आगे आ जाओ। मोलर मास के टर्म में लिखा जाए तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन का 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2, और 3 2 6, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ कितना? इनका 17 2 34, तो 34 ग्राम क्या देगा हमें? 34 ग्राम एमोनिया देगा। ठीक है,
लेकिन 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 दिमाग में तो खुरापात है। क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि सर क्या हम ये लिख सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और 2 ग्राम एमोनिया दिया, क्या लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते यार, गधा होगा। हाँ? ये लिखने का मतलब बच्चा हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया कि हाँ ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये सब देखो हमने क्या किया, जो एक कॉन्सेप्ट है उसके बिहाफ पे लिखा, क्योंकि 28 ग्राम इसका मोलर मास ही है, यहाँ पे 6 ग्राम उसका मोलर मास ही है, यहाँ पे मैंने मोल के टर्म में लिखा। इन सबको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो देखोगे लास्ट में तुम्हारा इतना ही आएगा, 28, 6 और 34। इस 1 मोल को सॉल्व करोगे तो नहीं विश्वास है तो करके देख लो। मोल इक्वल टू क्या था, मास पर मोलर मास। 1 मोल इक्वल टू मास और मोलर मास कितना 28, तो कितना है मास 28 आया ना। तो ये सब देखो पूरा कैलकुलेटेड ही है, कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है, मोल वाले पे ये नहीं चल रहा है, इसी वजह से हम ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। समझे? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है कि when 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन फाइंड मास ऑफ एमोनिया। अरे वही यार, अभी जो रिएक्शन लिखा गया हम लोग, अभी हम लोग यही रिएक्शन लिखे ना, N2 plus 3H2 गिव दैट ट्वाइस ऑफ NH3। क्या बोला है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट किया है 12 ग्राम हाइड्रोजन से, तो एमोनिया कितना बनेगा? ठीक है, तो ये बताओ N ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास निकाल लेते हैं, तो 56 अपॉन 28 कितना आएगा, 2 मोल आ जाएगा, है ना। इसी तरह हाइड्रोजन का निकालो तो कितना हो जाएगा, कितना दिया यार, कहां गया, 12 ग्राम, 12/2 कितना आ जाएगा, 6 मोल आ जाएगा, ना। ठीक है, अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं फिर से रिएक्शन को, अभी तो वो समझा रहा था। अब देखो N2 plus 3H2 गिव दैट ट्वाइस ऑफ NH3। देखो 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था तो 2 मोल एमोनिया दे रहा था। अब ये बताओ एग्जैक्टली हमारे पास कितना मोल एमोनिया है, नाइट्रोजन 2 मोल है ना, तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहा था, ये तो बताओ नाइट्रोजन कितना मोल है, 2 मोल, हाइड्रोजन कितना मोल है, 6 मोल। तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा था, तो 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट करेगा, दुगना हुआ, तो ये भी तो दुगना हो जाएगा ना, तो ये कितना मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा। तो हमारा एमोनिया का कितना मोल आ गया, 4 आ गया। पूछा है मास कितना होगा, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, तो N ऑफ NH3 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो NH3 का मोल कितना है, 4, ये मास, मोलर मास NH3 का कितना हो जाएगा, 17, तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ NH3 आ जाएगा बच्चा 17 इंटू 4 34, 68 ना, 68 ग्राम आ जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो फॉलो करा दोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो 56 और 12, 56 और 12 कितना होगा, 56 12 68, और देखो 68 आया भी है, तो उससे भी हो जाएगा। तुम चाहे जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा एक चीज और पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एमोनिया एट एसटीपी। एसटीपी पे एमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा, तो एसटीपी पे वॉल्यूम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.44 से। तो बस कितना मोल एमोनिया का है, 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 एट एसटीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22.44 लीटर, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 17 9 8 89.76 लीटर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। पहले का आंसर देखो ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत सही, आ जाओगे। उसके बाद बोला है
कि when 120 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, then find amount of O2 required। बोला है कि 120 ग्राम कार्बन को पूरी तरीके से जला दे रहे हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो पूछा है कितना ऑक्सीजन चाहिए तुम्हें। देखो पहले कार्बन ऑक्सीजन जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, अब इसको जलाओगे किसी, अच्छा एक चीज समझो जरा सा ना, देखो यार CO2 क्या होता है, पॉइजनस गैस है। अच्छा CO2 कहाँ पॉइजनस गैस है, CO2 नहीं, अभी रुको एक चीज बताऊंगा मैं, चलो अभी बता देते फिर उसकी बात नहीं तो फिर दिमाग में रहेगा। देखो जब हम किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वहां पे दो, जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी चीज को बर्न करते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो वहां पे दो तरह के गैस मिलते हैं, एक CO2 और एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कम सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो CO2 गैस मिलेगा, अगर अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि पॉइजनस होता है और न्यूट्रल होता है, पॉइजनस होता है और न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल बिल्कुल। तो देखो पहले के जमाने में जो हमारे दादा दादी रहते थे ना, अभी भी हैं, और ठीक है, तो जो दादा दादी या बहुत जो बहुत बड़े बड़े लोग जो होते थे जो अभी हैं, वो लोग क्या करते थे, जैसे दादा दादी, कि अगर घर में कुछ भी जला रहे हैं तो कभी भी रूम को बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्या करके नहीं सोना चाहिए, बंद करके। क्यों, क्योंकि देखो समझो, अब होगा क्या कि जब हम रूम में बंद कर किसी चीज को जला दें, जैसे मान लो कि ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, तो मच्छर जो मॉस्किटो होते थे उससे बचने के लिए नीम का पत्ता जला दिया जाता था रूम में, या फिर एक ट्रे होता था उसको जला दिया जाता था, तो उससे होता क्या था, गैस बाहर निकलता था, जिससे क्या था, मॉस्किटो थोड़ा दूर दूर रहते थे। काटते तो भी थे वो, कि तुम वो सब मानने वाले तो है नहीं, तो उस समय भी काटते थे, लेकिन होता था क्या था, थोड़ा सा कम। तो अब देखो जब जला दिए फिर उन्होंने क्या करते, रूम बंद कर दिया जाता था। तो अब हुआ क्या कि वो तब तक CO2 गैस देगा जब तक उसमें जब तक पूरे रूम में क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन कम हुआ, अब वो क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तुम जला के सो गए, मान लो सो गए, ऑक्सीजन कम हो गया, अब उस CO2 गैस की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट हुआ। अब तुम उसको इनहेल करोगे ना तो बिल्कुल न्यूट्रल तुम्हारे बॉडी में हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और है पॉइजन नेचर। तो क्या होगा, एक समय के साथ इनहेल कर सोए रहोगे, इनहेल करते 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 क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेटे लेटे तुम लेटे रह जाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि कभी भी अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो वहां पे कभी भी रूम को क्लोज करके नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वहां पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा, और ये जैसे ही बचवा मिलल ना तो क्या हो, जीवन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलावा चलो आ जाओ, मतलब तो ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग चलते कैसे, जो हमारा सिद्धांत हम उस पर चलेंगे। ये बताओ, बोला है कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यही ना, ये बताओ मोलर मास के टर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जगह कम पड़ जाएगा। C+O2 गिव दैट CO2। ठीक है, ये बताओ अगर मैं चलूं तो 12 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मोलर मास बताता है ना, तो कितना ग्राम हमें मिलेगा, 44 ग्राम CO2 मिलेगा। मतलब 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाकर 44 ग्राम ये मिलेगा। तो ये बताओ 1 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32, मतलब ऐसे लिख लेते हैं पहले समझाते हुए ना, हाँ, तो 12 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बताओ 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए, 30/12 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे पास कितना ग्राम है, 120 ग्राम है ना। ध्यान समझो, 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाह रहा था, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए क्या चाहिए, 32/12 ग्राम, अब 14 ग्राम, अच्छा 14 ग्राम का 12 ग्राम ना, 14 लिख दिया हूं मैं, 32/12 ग्राम चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर बोला है कि तो हमारे पास 120 ग्राम है, तो 120 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए, तो 32/12 इंटू 120,
ग्राम ऑक्सीजन चाहिए O2, तो ये चला गया 10 बार में, तो कितना चाहिए 320 320 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। मतलब 120 ग्राम कार्बन को पूरी तरीके से बर्न होने के लिए 320 ग्राम ऑफ O2 हमें चाहिए। क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 80% प्योर। बोला ये है ना कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हीट कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 400 ग्राम है, जो कि 80% प्योर है। अब ये बताओ, समझो जरा सा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोला है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 400 ग्राम है, जिसमें से 80% प्योर है सिर्फ। तो पहले हम प्योरिटी ऑफ क्या निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो प्योर CaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/100 इंटू 400, ये चला गया। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 322 ग्राम, मतलब 320 ग्राम, 320 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। ठीक है, अब समझो, तो ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास CaCO3 निकालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक है। और कैल्शियम कितना, क्या बोला, कितना क्विकलाइम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 56 हो जाएगा ना। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, ध्यान समझो। कैल्शियम कार्बोनेट गिव दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो जितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट उतना ही वही सिर्फ तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड देगा। अब सैंड हो गया, जो डस्ट हो गया, वो तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड तो देने वाला है नहीं। तुम समझो ना कि ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास क्या है कि चावल तुम्हारे पास मैं तुमको 400 ग्राम या 4 किलो क्या दे रहा हूं, तुम्हें चावल दे रहा हूं, जिसमें से मैं बोल रहा हूं कि 4 किलो चावल में से सिर्फ 3.5 किलो चावल ही प्योर है। ये बताओ जो 500 ग्राम बचा, क्या उसका चावल तुम बना के खा लोगे, उसको पका के खाओगे? नहीं खा पाओगे ना, क्योंकि वो इम्प्योर है, तो वो डाइट हमें मिल ही नहीं पाएगा उससे। ठीक है, तो वही चीज है कि जितना प्योर है वही कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड देगा ना। ठीक है, तो पहले स्टोइकियोमेट्री के बिहार पे चलते हैं। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें कितना दे रहा है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रहा है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा 56/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देगा। 100 ग्राम 56 ग्राम 56 ग्राम दे रहा है, तो 1 ग्राम कितना देगा 56/100 ग्राम देगा कैल्शियम ऑक्साइड। और हमारे पास कितना है 320 ग्राम है ना, है कि नहीं। तो 320 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा 56 अपॉन 100 इंटू 320, ये हो जाएगा 0 0, ये चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लगभग ये आ जाएगा, ये आएगा 17 6 2 12 2 9 7 1, हाँ बाई 10 हो जाएगा।
तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा 179.2 ग्राम, मतलब कि 320 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा 179.2 ग्राम हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड करेगा। क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी आसान ही है, बोला है कि कितना मास मीथेन का चाहिए 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बताओ, वो भी कंबसन पे, तो ये बताओ मीथेन का मतलब CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। बोला है कितना मीथेन हमें चाहिए, मतलब कि चाहिए, तो मोलर मास के टर्म में चलेंगे तो कार्बन का 12, इसका 4, 16 ग्राम। रिवर्स में चलते हैं, रिवर्स में कार्बन का कितना हो जाएगा कार्बन का आएगा मोलर मास 44 ग्राम, इसका आएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो रिवर्स में चलेंगे तो 44 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 16 ग्राम मीथेन। 44 ग्राम ऑक्सीजन को क्या आप क्या 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय, ऐसे लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं, 44 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 44 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से होगा 16 ग्राम से होगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से चाहिए 16 बाई 44 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए 16 बाई 44 ग्राम हमें चाहिए मीथेन का। तो हमारे पास कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, तो 22 ग्राम O2 के प्रोड्यूस होने के लिए कितना चाहिए 16 बाई 44 इंटू 22, ये 2 बार में चला गया, ये कितना आ जाएगा 8, तो मतलब कितना चाहिए 8 ग्राम मीथेन हमें चाहिए। 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना मीथेन चाहिए 8 ग्राम मीथेन चाहिए। क्लियर? बस देखो हमने यहाँ पे रिवर्स चलने लगा, हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे थे, इस बार प्रोडक्ट दिया हुआ था तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाने लगे। स्टोइकोमेट्रिक में देखो तुम्हें यही ध्यान ही देना है कि तुम्हें दिया किसका मास है क्वेश्चन में, जिसका मास दिया रहेगा उसके बिहाफ पे तुम चलने लगोगे। अगर प्रोडक्ट में दिया हो तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाओगे, अगर रिएक्टेंट में दिया हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलोगे तुम। ठीक है, बस तुम्हें यही फोकस करना है कि किसका मास दिया है वहां पे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ये क्या है कि 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव 330 ग्राम CO2 270 ग्राम। देखो बोला क्या है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 120 ग्राम का था, जिसमें से जिसको हमने बर्न किया तो 330 ग्राम हमें क्या मिला CO2 मिला और 270 ग्राम हमें क्या मिला वाटर मिला। तो पूछा है कि क्या परसेंटेज होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन का। ठीक है, हाँ तो ये है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम CO2 में कितना कार्बन है और H2O में कार्बन हाइड्रोजन पूछा ना, CO2 में कितना कार्बन और H2O में कितना हाइड्रोजन, पहले ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, शायद मैंने पीछे वाले फॉर्मूले बताया था, जो कि मास ऑफ एलिमेंट जब पता मास ऑफ एटम पता करना हो तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ कंपाउंड इनटू मोलर मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये फॉर्मूला मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, तो यहां पे हम मास ऑफ एटम पहले CO2 में कितना होगा उसमें कितना होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे परसेंटेज, तो निकालते हैं। तो मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का मास निकालेंगे तो कार्बन किसमें है CO2 में, CO2 कितना है 330 ग्राम,
तो मास ऑफ कंपाउंड 330, फिर मोलर मास ऑफ एटम कार्बन कितना होता है 12, और CO2 का मोलर मास कितना होता है निकाला था हमने 44, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं इसको, ये जाएगा तुम्हारा 4 से कर देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, ये 11 बार में चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा 3 बार में 30 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आएगा, कार्बन कितना है 90 ग्राम है। ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें है, वाटर में है, वाटर कितना है 270, तो 270 इंटू मोलर मास ऑफ एटम कितना होगा, तो एक वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 इंटू 1 कितना 2 हो जाएगा, तो 2 बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये 9 बार में चला गया और ये 30, तो कितना आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन 30 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो मास परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल टू होता है मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई समझ दिख नहीं रहा है तो मैं इसे लिख दे रहा हूं, हाँ, मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, तो इससे निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं यहां पे हम लोग। तो मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम, मास ऑफ कार्बन कितना आया है 90 अपॉन टोटल मास कितना दिया है 120 इंटू 100, ये हो जाएगा। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, मास कितना आया है 30, टोटल मास 120 इंटू 100, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, मान लो इससे ये चला गया तो ये 3 से जाएगा, तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, तो मान लो कि इसके बाद ये 2.5 बार में चला जाएगा, 2.5 25 या 75, ये आएगा 75%। कितना आएगा, कार्बन आएगा 75, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, कार्बन 75 और हाइड्रोजन 25%। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस घोंघा पसंद की तरह सुनते रहो, नहीं, समझ में आए। अगर नहीं आ रहा है तो बता दो भैया कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है समझ में, या यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आया। नीचे कमेंट करने का ऑप्शन होता है ना, उसमें जो तुम लोग लबी डबी करते हो ना, उसके जगह क्या करो, पूछ लो कि सर हाँ ये चीजें नहीं क्लियर हुआ या हमें ये बता दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। सारी चीजें इसमें समझ में आया, ऐसा कोई जहाँ पे चीजें ना समझ में आया हो। देखो भैया मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तुम लोग से, अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो तुम लोग कमेंट करो कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, ये चीजें क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या कोई दिक्कत है कहीं, मान लो किसी और जगह पे कोई और चैप्टर में भी दिक्कत है, तो हाँ बोलो कि हाँ सर ये दिक्कत है, मुझे ये समझा दीजिए, तो भैया वो उसका भी तुम्हें समाधान मिलेगा ना, लेकिन पहले बोलो तो। तुम लोग को तो पता नहीं कौन सा सांप सूंघा हुआ है, बोलते ही नहीं हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो फिर आज का हम लोग करते हैं सेवा समाप्त।